हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9, जो कि एक पोयम है। इसका नाम है एक माँ की बेबसी। बेबसी यानी लाचारी, मजबूरी। बहुत ही सुंदर और हार्ट टचिंग पोयम है। आपके दिल को छू लेगी, लेकिन उसके लिए इसको ध्यान से पढ़ना और समझना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। देखिए, जो पोयम के राइटर हैं उन्होंने भी यही लिखा है कि जब ये कविता आप पढ़ेंगे तो कविता को पढ़ के फील करना है आपको पढ़ते समय बहुत सारी चीज़ें आपके आँखों के सामने घूमेंगी कि जैसे बचपन में बच्चे खेल रहे हैं, उनका साथी है, एक साथी है जिसका नाम रतन है और उसकी माँ है। तो इसके बारे में कविता है और उन्होंने कहा भी है कि इसे पढ़ो और महसूस करो, क्योंकि जब तक आप इसे फील नहीं करेंगे तब तक आपको इसका अर्थ भी नहीं समझ में आएगा और न ही आपको ये अच्छा लगेगा। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें फीलिंग नहीं आएगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। हाँ, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने बहुत पहले कोई चीज़ पढ़ी हो बचपन में और उसका अर्थ आपको तब समझ में आया हो जब आप बड़े हुए हों कि अच्छा, ये जो हम पढ़ते थे उसका सही मतलब तो कुछ और ही था। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती हैं। किसी मौके पर वह उभर आती हैं। और कविता जो होती है वो कैसी होती है, हमारी ज़िंदगी से ही कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। वो हमारे मन के अंदर होती है, लेकिन जब वैसी ही घटना कभी हम रियल में देखते हैं या सुनते हैं तब हमें वो कविता याद आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है। हाँ, देखिए, कहानी भी ऐसी ही होती है। कहानी भी कोई कोई कहानी होती है ना कि हम उसे भूल ही नहीं पाते, इतना हमारे मन पे उसकी छाप पड़ जाती है। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपको पहली ही बार में ये कविता एकदम समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए और मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको सरल और अच्छे शब्दों में इसे समझा सकूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसकी फीलिंग्स को अपने मन में उतार पाएंगे तो ये कविता सफल है। तो कविता स्टार्ट करते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन, जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। अब देखिए, लेखक करे कि पता नहीं किस अदृश्य पड़ोस, अदृश्य यानी दिखाई न देने वाला, एक बच्चा था जो पता नहीं कहाँ से आता था। वो कहाँ रहता था, उसका घर किसी को पता नहीं था, आसपास में ही कहीं रहता होगा। इसीलिए लेखक ने ऐसा लिखा है कि अदृश्य पड़ोस, क्योंकि लेखक को पता नहीं था कि वो बच्चा कहाँ से आता है, लेकिन रोज़ वो सबके साथ खेलने आता था। जिसका नाम था रतन, जो बोल नहीं सकता था, यानी वो बच्चा गूंगा था। तो वो खेलता था बच्चों के साथ, लेकिन कैसे? टूटे खिलौनों की तरह। क्यों? जैसे खिलौने होते हैं कि उसमें कुछ भी टूट जाए तो वो पूरा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बच्चे उससे खेलते हैं। उसी तरह इंसान के अंदर भी अगर कोई कमी रह जाए तो वो टूटे खिलौने की तरह ही हो गया ना। तो वो बच्चे के अंदर भी कमी थी, क्या? कि वो बोल नहीं सकता था, तो टूटे खिलौने की तरह ही था। लेकिन देखने में कैसे? सब बच्चों की तरह था, नॉर्मल था, क्योंकि उसका शरीर तो बिल्कुल सब बच्चों के जैसा था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के लिए वो बिल्कुल एक आश्चर्य की चीज़ था, क्योंकि वो उन सब बच्चों से भिन्न था, अलग था। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं तो सब एक जैसे ही बच्चे होते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई एक बच्चा कुछ अलग हो, मान लीजिए हैंडीकैप्ड हो
या फिर उम्र में थोड़ा बड़ा हो, या फिर पोलियो उसे हो गया हो, ऐसा कुछ अलग टाइप का हो, तो बच्चे उसे बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि उस उम्र में बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये ऐसा क्यों है। लेकिन उनको ये समझ में आता है कि ये हमसे थोड़ा अलग है, हमारे जैसा नहीं है। तो लेखक भी यही समझा रहा है कि वो हम लोगों के जैसा दिखने में तो था, लेकिन हमसे एकदम अलग था, इसलिए हमें बड़ा आश्चर्य होता था उसको देखकर। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। अब देखिए लेखक क्या कर रहा है कि उससे बच्चे थोड़ा घबराते भी थे बात करने में। क्यों? क्योंकि वो उसकी भाषा नहीं समझ पाते थे, उसकी वो घबराता था किसी बात से, इशारे में कोई बात करता था, या कभी कभी उसकी डरी हुई आंखें, किसी बात से वो डर जाता था तो वो तो आंख के एक्सप्रेशन से ही सब कुछ बताता था। लेकिन बच्चे उसको समझ नहीं पाते थे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो मुश्किल है ना इशारे की भाषा समझना, और उसके अंदर की छटपटाहटों को। अब जो एक बच्चा है, गूंगा है, जो अपनी बात को बोल के किसी को समझा नहीं सकता है, सब बच्चों की तरह नॉर्मली बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, आप खुद सोचिए कि उसके अंदर, उसके मन में कितनी बेचैनी, कितनी छटपटाहट होगी। तो लेकिन दूसरे बच्चे उसकी इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वो भी छोटे ही थे, बच्चे ही थे, तो उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि वो उसके इशारों को, उसकी बातों को, उसके आँख के भावों को, या उसके मन में चल रहे विचारों को समझ सके। इसलिए बच्चे भी उससे थोड़ा घबराते थे कि इससे क्या बात करें, या ये क्या कह रहा है, हम कैसे समझें। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। देखिए ये लास्ट लाइन ही बिल्कुल एकदम दिल को छू लेने वाली है। क्यों? लेखक कह रहे हैं कि जितनी देर वो खेलता रहता था उसकी माँ उसके पास ही बैठी रहती थी। क्यों? क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता था, तो माँ को उसकी ज़्यादा चिंता होगी ना कि कोई मेरे बच्चे की बात समझ पाएगा कि नहीं, इसलिए वो उसके पास ही बैठी रहती थी, निहारती रहती उसका खेलना, और उसको खेलते हुए बस निहारती रहती थी, एकटक देखती रहती थी अपने बच्चे को। लेखक कह रहा है कि अब जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ और उन लोगों की भाषा को थोड़ा अच्छे से समझने लगा हूँ जो बोल नहीं सकते, यानी अब मैं इशारे की भाषा थोड़ा अच्छे से समझने लगा हूँ, तब मुझे ये याद आता है कि रतन से अधिक उसके माँ की आँखों में बेबसी झलकती थी, लाचारी झलकती थी। क्यों? क्योंकि रतन तो लाचार था ही, रतन की आंखों में तो बेबसी थी ही कि वो बोल नहीं सकता था। लेकिन उसकी माँ जब अपने बच्चों को ऐसे देखती थी कि वो सब बच्चों के साथ खेलता है लेकिन सब बच्चों की तरह बोल नहीं सकता, अपनी बात को सबके सामने कह नहीं सकता है, तो उसकी माँ की आंखों में इतनी लाचारी, इतनी बेबसी दिखती थी। वो लेखक को अब समझ में आ रहा है, जब लेखक बड़ा हो गया और थोड़ा समझदार हो गया है, तब उसको रतन की माँ की बेबसी समझ में आ रही कि एक माँ कितनी लाचार हो जाती होगी जब उसका बच्चा किसी भी तरह से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी तरह से अगर परेशान है, कमज़ोर है, तो उसकी माँ को कितना दुख होता होगा, वो लेखक को अब समझ में आया है। तो आई होप कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कविता को 2 बार 3 बार पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया कविता है, और इसके लेखक का नाम है राजेश जोशी। थैंक यू बच्चों।